विचित्र है यह चरित्र नया, कहाँ से आया कहाँ गया। क्या साथ लाया है ये कोई बड़ा तूफान। उपन्यास के इस भाग में सुनिए क्यों छुपा रहा है वह अपनी पहचान। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं कोमल अग्रवाल और एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए इस उपन्यास का 156वां भाग लेकर। मगर अध्याय सुनाने से पहले 2 शब्द कहना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस उपन्यास की लेखिका और वाचिका दोनों मैं हूँ और यह मेरी कलम से निकला प्रथम उपन्यास है जिसे आपने काफ़ी सराहा और मेरा उत्साहवर्धन किया, जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। निवेदन ये करना चाहती हूँ कि अब हम इस उपन्यास के पहले सीजन के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं, जो कि काफ़ी थ्रिलिंग और सेंसिटिव होने वाला है। हो सकता है जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ आपको दहला कर रख दें, लेकिन कहानी और जिंदगी दोनों में ही हम सुख दुख दोनों को झेलते हैं। तो तैयार हो जाइए इन दोनों अनुभूतियों से गुजरने के लिए। और अब किसी भी अध्याय को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी जाकर आप कड़ी दर कड़ी जोड़ पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं उपन्यास का अगला भाग। अंधेरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पाखी की एक तीव्र चीख गूंजी। वह पसीने से तरबतर बदहवास हो बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखें दहशत से भरी थीं। हे, क्या हुआ? सूरज ने तुरंत उसका माथा सहलाते हुए बड़ी फिक्र से पूछा। पाखी ने अपनी धुंधली आंखों से सूरज को देखा, जैसे यकीन कर रही हो कि हकीकत में वह उसके सामने है। अगले ही क्षण वह उससे लिपट गई। उसकी पूरी देह थरथरा रही थी। कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? सूरज उसके बिखरे बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। पता नहीं कौन था, लेकिन बहुत डरावना था। वह सिसकते हुए बोली। उसकी आवाज में अजीब सी तड़प थी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, डरो मत, मैं हूं ना। सूरज ने उसे सांत्वना दी और उसके माथे को चूम लिया। मुझे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज। पाखी ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे उसे डर हो कि कहीं सूरज सचमुच ओझल न हो जाए। क्या हो गया है? मैं कभी तुम्हें छोड़कर गया हूं क्या? सूरज ने उसे सहारा देकर अपने सीने से लगा लिया। पाखी की सिसकियां अब धीरे धीरे थम रही थीं, लेकिन उसके मन का डर अब भी पूरी तरह गया नहीं था। अगली सुबह वह मंदिर की सीढ़ियों पर गुमसुम बैठी कुछ सोच रही थी। उसका मुरझाया चेहरा देखकर राधा काकी उसके पास आई। आज हमार बिटिया का मुंह काहे पीला पड़ा हुआ है, देखे तो। राधा काकी पूजा के बर्तन वहीं छोड़ पाखी के पास आकर उसे गौर से देखने लगी। वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा काकी माँ, मन में पता नहीं क्यों बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। वह सहमे हुए स्वर में बोली। तू बाहर से आई है ना बिटिया, और फिर वहां तो सब लोग थे, कहीं पैर पड़ गया होगा तेरा, या फिर लग गई होगी किसी की नजर। हम आज ही तुम दोनों की नजर उतारे देते हैं, फिर तो को अच्छा लगेगा। राधा काकी ने पूरी बात सुनकर प्यार से कहा। रॉकी और रवि इस वक्त जैकी के पुराने ठिकाने पर छिपे हुए थे, जो किसी को मालूम नहीं था। रवि कहीं से जो चीज जुगाड़ कर ले आया था, उसे देख रॉकी फड़क उठा। ये क्या है पार्टनर? उसने अपनी उंगलियां उस खतरनाक चीज की ओर उठाई।
उसकी आवाज में कौतूहल और लालच दोनों साफ झलक रहे थे। रवि के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान तैर गई। उसने बड़े इत्मीनान से अपने सिगरेट में चरस की परतें भरते हुए सूजी आंखों से रॉकी को देखा। दिखता नहीं क्या बे? माल है, माल। ये वो चाबी है जो हमारी किस्मत का बंद ताला खोलेगी। और तू तो जानता है अभी खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है, तो प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। तो ये हमें माल दिलाएगी, पर इसमें रिस्क है पार्टनर। रॉकी ने उसे चिताया। तू कब से रिस्क से डरने लगा? रवि ने धुआं उड़ाते हुए व्यंग्य किया। जब से मौत नहा धोकर हमारे पीछे पड़ गई है, रॉकी बोला और पिस्तौल की ओर बढ़ा। अभी नहीं बे, इसकी गर्मी तेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। रवि ने उसे पीछे धकेला। वह खुद को संभालते हुए बेड की कुर्सी पर जा गिरा। ओके पार्टनर, रॉकी रूखे स्वर में बोला। तभी अचानक एक गोली खिड़की के शीशे को चकनाचूर करती हुई भीतर आई। शीशे के हजारों बारीक टुकड़े फर्श पर बिखर गए। एक सनसनाती हुई गोली रवि के कान के ऊपरी हिस्से को छूती हुई निकल गई। ताजी गर्म लहू की धार उसके आधे चेहरे पर बह गई और दूसरी गोली रॉकी को लगते लगते बची। वह कांच के नुकीले टुकड़े पर जा गिरा और उसके माथे से भी गर्म खून बहने लगा। गोलियों की बौछार से दीवारों का प्लास्टर उड़ उड़कर उनकी आंखों में गिरने लगा। रवि भी अपनी पिस्तौल से अंधाधुंध जवाबी फायरिंग कर रहा था और इस वक्त जमीन पर लेट गया था, लेकिन बाहर अंधेरा था और काली एसयूवी में सवार नकाबपोश फायरिंग करते हुए तेजी से वहां से निकल गए और पीछे छोड़ गए बारूद की गंध। थोड़ी देर सन्नाटा पसरा रहा और फिर अचानक रवि के फोन की रिंगटोन बज उठी। उसने स्क्रीन देखी तो उस पर एक प्राइवेट नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने जैसे ही फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि रॉकी ने डर से कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। पार्टनर, कॉल अटेंड मत करना, ये उन्हीं लोगों का कॉल है। रॉकी ने गिड़गिड़ाते हुए जैसे रवि को रोकना चाहा, पर रवि ने उसका हाथ झटक दिया और फोन पिक किया। फोन की दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज उभरी। How was our demonstration, Ravi? Hope तुमको अच्छा लगा होगा। But next time, no argument, only final settlement. उस आवाज में कुछ ऐसी ठंडक थी जिसमें रवि को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। फोन कट गया। कमरे में एक रूह कपा देने वाली खामोशी छा गई। कौन था पार्टनर? रॉकी ने अटकते हुए पूछा। डर के मारे उसके तो प्राण ही सूख गए थे। यमराज, रवि ने क्रोध और खौफ में दांत पीसते हुए जवाब दिया। जैसे ही सुबह का उजाला बढ़ा और सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ा, मसूरी के होटल गैलेक्सी में भी भीड़ बढ़ने लगी। ये होटल का सबसे व्यस्त समय था। रिसेप्शन डेस्क पर मेहमानों का तांता लगा हुआ था। कुछ लोग अपना सामान समेटकर चेकआउट कर रहे थे, तो वहीं कुछ नए आए विदेशी सैलानी अपने कमरों के लिए पूछताछ कर रहे थे। दूसरी ओर कुछ लोग अपनी मीटिंग्स के लिए कॉन्फ्रेंस रूम बुक कराने की औपचारिकताएं पूरी करने में व्यस्त थे। हर तरफ भागदौड़ और गहमा गहमी थी और इसी भीड़ और हलचल के बीच एक कोने में सफ़ेद शर्ट पहने वह युवक काफ़ी देर से खड़ा था।
जहाँ बाकी लोग अपने कामों में मशगूल थे, वहीं वह युवक इस माहौल में सबसे अलग थलग काफ़ी बेचैन नजर आ रहा था। वह बार बार अपनी जेब से एक कार्ड निकालता, उसे गौर से देखता और फिर जैसे किसी अनजाने डर के वश झटके से उसे वापस रख देता और अपने माथे का पसीना पोंछने लगता। वह जैसे सबकी नज़रों से बचने की कोशिश में किनारे खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। प्रभात अपने कैबिन से बाहर आया। उसे मिस्टर रॉड्रिक्स से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। वह उनके पास गया और उनसे कुछ ज़रूरी बातें करके वापस अपने कैबिन में लौटने ही लगा कि तभी उसकी नज़र उस परेशान युवक पर पड़ी। वह सधी कदमों से उसके पीछे पहुंचा और उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। युवक चौंका और पीछे मुड़ा। नौकरी की तलाश में आए हो क्या? प्रभात ने अचानक पूछा तो वह युवक बुरी तरह चौंका। यस, नो, मतलब आपको कैसे पता? युवक के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। आओ मेरे साथ। प्रभात ने उसे अपने पीछे आने का संकेत किया तो वह यंत्र चालित सा उसके पीछे उसके कैबिन में गया। प्रभात ने उसे बैठने का इशारा किया तो वह चुपचाप बैठ गया। पानी पियोगे? प्रभात ने ग्लास उसकी तरफ सरकाया। युवक ने बिना एक पल गंवाए एक बार में पूरा ग्लास खाली कर दिया। तो तुम्हें नौकरी चाहिए? प्रभात ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी, ये कार्ड। कांपते हाथों से युवक ने वह कार्ड निकाला और प्रभात के सामने रख दिया। जैसे ही प्रभात की नजर कार्ड पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव यकायक बदल गए। ये कार्ड तुम्हारे पास? जी, मिस्टर सूरज प्रताप सिंह से मिलना है मुझे। प्रभात के चेहरे की सिकन गहरी हो गई और वह युवक को बड़ी गौर से देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि वह है कौन। कैबिन में कुछ पलों तक भारी सन्नाटा पसरा रहा और फिर प्रभात ने बिना कुछ बोले कार्ड उठाया और युवक की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, ये कार्ड उसी के पास होता है जो सूरज बाबू का काफी प्रिय होता है। ये बात शायद तुम्हें पता नहीं है। आओ। युवक इस बार भी बिना प्रश्न किए उसके पीछे हो लिया। तुम यहाँ वेट करो, तुम्हें बुला लिया जाएगा। कहते हुए प्रभात सूरज के कैबिन में चला गया। भीतर सूरज मिस्टर मिलर के साथ अप्सरा प्रोजेक्ट के लेआउट पर डिस्कस कर रहा था। उसकी नजरें डिजाइन पर टिकी हुई थी। वह बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था। मिस्टर मिलर, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस लेआउट। उसका स्वर सख्त और सपाट था। बट सर, दिस इज द बेस्ट वन अकॉर्डिंग टू द स्पेस। मिलर ने अपनी बात रखनी चाहिए। सूरज ने सख्ती से उन्हें बीच में ही टोक दिया। लिसन मिस्टर मिलर, I don't pay for the best. I pay for the excellence. It looks too ordinary for Apsara project. I want something fresh and unique one. And clearly speaking, you are not delivering the same. सूरज ने फाइल बंद की। मिलर समझ गया कि अब उसका यहाँ कोई काम नहीं है। उसके चाहते ही सूरज ने झुंझलाकर प्रभात की तरफ देखा। मिस्टर रॉड्रिक्स से बोलो कोई दूसरा आर्किटेक्ट हायर करें। ये काम मिलर के बस का नहीं है। पुराने ढर्रे पर चल रहा है वो भी। I want someone new and talented immediately. जी, मैं अभी मिस्टर रॉड्रिक्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ, लेकिन अभी कोई आपसे मिलना चाहता है। बाहर वेट कर रहा है। प्रभात ने कार्ड निकालकर सूरज की मेज पर उसके सामने रख दिया। Who is it? सूरज ने लापरवाही से कार्ड को देखा, पर जैसे ही उसकी नज़र कार्ड पर लिखे नाम पर गई तो उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। कॉल हिम। सूरज का स्वर अब पूरी तरह आदेशात्मक हो गया।
प्रभात मुस्कुराते हुए उसे बुलाने के लिए बाहर की ओर बढ़ा। अरे कहाँ गया वो लड़का? उसने असिस्टेंट को बुलाकर पूछा। मैनेजर साहब, वो लड़का, वो तो अचानक उठकर बाहर निकल गया, जैसे अपने पीछे भूत देख लिया हो। असिस्टेंट ने हड़बड़ाते हुए बताया। आवाज सुनकर सूरज भी बाहर आ गया। कहाँ है? प्रभात के पास कोई जवाब नहीं था। पूरे होटल का कोना कोना छान मारा गया, लेकिन वह युवक गायब था। आज वो आया था। सूरज पाखी के नजदीक बैठा उसे उस युवक की बात बता रहा था। क्या? कैसे? पाखी के स्वर में जिज्ञासा थी। वही तो समझ नहीं आ रहा, आया भी और मुझसे बिना मिले भी चला गया। सूरज ने बुझे हुए स्वर में कहा। क्या? लेकिन क्यों? अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं? सूरज उलझन में था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वह बिस्तर पर उसका नाइट सूट करीने से रखती हुई बोली। प्रभात से मुलाकात हुई थी उसकी। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस कार्ड दिखाया। पर मैं तो ये सोच रहा हूं कि वो मुझसे मिला क्यों नहीं और गया कहां? सूरज कपड़े बदलने लगा, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। किसी ने कुछ कहा तो नहीं, या किसी की कोई बात से उसको बुरा लगा हो? पाखी ने शंकित स्वर में पूछा। नहीं, मैंने पूरी इंक्वायरी की है। सीसीटीवी कैमरा में वह बेहद घबराया हुआ सा मालूम पड़ रहा है। पता नहीं किस प्रॉब्लम में है। मालूम है, पूरे 2 घंटे तक होटल के बाहर चक्कर लगा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड तो उसे कोई चोर उचक्का ही समझने लगा था। सूरज मायूस स्वर में बोल रहा था। कहीं इसलिए तो नहीं चली गई? पाखी ने अचानक एक संभावना जताई। हो सकता है, लेकिन उसका कहना है कि उसने उससे एक भी शब्द नहीं कहा। तो उसका कांटेक्ट नंबर है जो तुम्हारे पास? कॉल क्यों नहीं करती? पाखी ने याद दिलाया। कई बार ट्राई कर चुका हूं, नंबर आउट ऑफ सर्विस है। सूरज ने गहरी सांस ली। देखना, वो कल फिर आएंगे। हो सकता है उन्हें कोई जरूरी काम आ गया हो और वो चली गई हो। तुम अभी दिल छोटा मत करो। पाखी ने उसे दिलासा दिया। गॉड ब्लेस हिम। सूरज ने एक ठंडी सांस ली और पाखी की गोद में सिर रख दिया। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? राधा काकी बोल रही थी कि तुम उस डरावने सपने को लेकर बेहद परेशान थी। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए सूरज पाखी की हथेलियों का सहलाने लगा। पाखी ने बस इतना ही कहा और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोश बातचीत होती रही और फिर धीरे धीरे नींद ने दोनों को अपनी आगोश में ले लिया। कमरे में गहरा सन्नाटा था, जिसे केवल दीवार घड़ी की सुइयां चीर रही थीं। तभी साइड टेबल पर रखे सूरज के फोन की स्क्रीन जल उठी। सन्नाटे के बीच फोन का वाइब्रेशन किसी भारी शोर की तरह लग रहा था। पाखी की नींद कच्ची थी। वह झटके से उठ बैठी। नीली रोशनी में फोन का कांपना उसे जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। अभी वह खुद को संयत कर ही रही थी कि फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। वो फोन! पाखी ने घबराकर उसे झकझोरा। सूरज हड़बड़ाकर जागा। क्या हुआ? क्या बात है? वो फोन मत उठाना। पाखी ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। स्क्रीन पर सब इंस्पेक्टर दयाल का नंबर फ्लैश हो रहा था। नाम देखते ही सूरज समझ गया कि जरूर कोई अर्जेंसी है। डोंट वरी, उसने उसे आश्वस्त किया, फिर कॉल पे किया। कहिए, वह बोला।
उधर से क्या कहा जा रहा था वह तो पाखी समझ नहीं पाई, लेकिन सूरज ने आगे कहा, अभी, लेकिन कुछ रुककर वह फिर बोला, अच्छा, आना कहाँ है? उसके मुख से निकला। उधर से जो कहा गया उसे सुन सूरज के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ठीक है, पहुंच रहा हूं, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कहाँ जाना है? किसका कॉल था? पाखी सूरज पर लगातार प्रश्नों की बौछार करने लगी। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अभी, सूरज ने कहा। कौन है अस्पताल में? बोलो ना। पाखी ने उसे झिंझोड़ा। पता नहीं, मिस्टर दयाल का कॉल था, अभी जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे? कुछ तो पता होगा। पाखी बोले ही जा रही थी। सुनो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। वह उसके पीछे आने लगी। पागल हो गई हो क्या? मैं अभी आ जाऊंगा, रहो तुम यहीं कोठी पर, समझी? सूरज ने आदेशात्मक स्वर में कहा और अपनी जैकेट पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। वह तेज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। पाखी बदहवास से उसके पीछे सीढ़ियां उतरने लगी। उसके देखते ही देखते वह मेन गेट की तरफ बढ़ गया। रघु, उसने आवाज दी। वह दौड़कर आया तो उसने फाटक खोलने का निर्देश दिया। लेकिन साहब, इस वक्त? रघु पूछने को हुआ, पर मालिक को टेंशन में देखकर वह चुपचाप फाटक खोलने लगा। वह पाखी को आश्वस्त कर कार में बैठ गया और चला गया। पर आशंकाओं से घिरी पाखी उसे जाता हुआ देखती रही और रघु को अलर्ट रहने का निर्देश दे वह झरोखे पर आ बैठी, जहां से फाटक साफ साफ दिखाई देता था। घड़ी के टिक टिक रात के सन्नाटे में उसके कान फाड़ रही थी। सेंट मैरिज हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में सब इंस्पेक्टर दयाल खड़ा हुआ सूरज के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। जानी पहचानी कार देखकर वह तुरंत उस तरफ आया जिस तरफ से कार पार्किंग एरिया की तरफ मुड़ी थी। सूरज कार पार्क करके आया तो दयाल तेजी से उस ओर आया। आइए, इंस्पेक्टर साहब अंदर हैं। सूरज असमझ की स्थिति में उसके पीछे चलता गया। दयाल एक वार्ड के सामने रुका और उसे वहीं ठहरने का कहकर वार्ड के अंदर चला गया। कुछ पल तो सूरज भी जाने कितनी ही आशंकाओं से घिरा रहा। फिर अपने को नियंत्रित करते हुए इधर उधर टहलने लगा। आइए, दयाल तभी दरवाजे के पास आकर बोला। वह लंबे लंबे डग भरता भीतर गया। बेड पर एक व्यक्ति बुरी हालत में पड़ा हुआ था। खून की बोतल लटकी हुई थी और उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। हाथों और पैरों पर पट्टियां बंधी हुई थी और माथे पर जगह जगह स्टिचेस लगी हुई थीं। डॉक्टर और अटेंडेंट उसके उपचार में व्यस्त दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर सिंघाल वहीं बैठा हुआ फोन पर किसी से ऊंचे स्वर में बात कर रहा था। उसकी बात समाप्त हुई तो सूरज को आया देखकर वह उठ खड़ा हुआ। सॉरी, आपको आधी रात को परेशान किया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि आपको कॉल करना ही पड़ा। वह सूरज को और उलझन में डाल रहा था। लेकिन ये है कौन? सूरज पेशेंट की ओर देखते हुए बोला। आप सचमुच इसे नहीं जानते? सिंघाल ने कुछ इस तरह पूछा कि सूरज का दिल दुगनी तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और पेशेंट के सिरहाने जा खड़ा हुआ। सिंघाल और दयाल टकटकी लगाए सूरज को देख रहे थे और सूरज देख रहा था पट्टियों में लिपटी उस क्षत विक्षत देह को, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थीं। गले और माथे पर कई स्टिचेस लगी हुई थीं और चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था।
पहले पाखी का सपना, फिर चंदर का आना और अचानक गायब हो जाना। आधी रात में इंस्पेक्टर दयाल का कॉल और अस्पताल में घायल व्यक्ति। ये क्या चल रहा है सूरज पाखी की जिंदगी में? कौन है ये घायल व्यक्ति? इन सब प्रश्नों के उत्तर तो मिलेंगे अगले भाग में। तब तक इस भाग को शेयर करके दूर दूर तक फैलाइए। लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार हम तक पहुंचाइए। कैसा लगा आपको यह भाग? कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए और इस उपन्यास की क्विक अपडेट्स पाइए। इस भाग में अपना योग देने वाले आर्टिस्ट हैं अभय गोयल। जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।